नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे द्वारा एक विशेष सीरीज चलाई गई है दोस्तों, जो कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है सामान्य दिन सभी परीक्षाओं में आता है, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, वीपीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक या फिर यूके पीएससी के किसी भी एग्जाम, लोअर सबऑर्डिनेट, अपर सबऑर्डिनेट, समीक्षा अधिकारी या फिर रेंजर, सभी एग्जाम में सामान्य अध्ययन आता है। तो इसलिए यह सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। दोस्तों अभी हमने हिस्ट्री स्टार्ट की है, जल्द ही हम ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड जीके की सीरीज भी लेकर आएंगे। इनको हम पैरेलल चलाएंगे हिस्ट्री के साथ साथ। अभी हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, उनको हम जल्दी से खत्म करने का प्रयास करते हैं और फिर उसके बाद जल्दी ही अन्य सब्जेक्ट की सीरीज भी लेकर आएंगे। उत्तराखंड जीके हम पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा पोर्शन आपके एग्जाम में आता है। तो आज हम ताम्रपाषाण युग और लौह युग और इसके अलावा महापाषाण युग के बारे में डिस्कस करेंगे। 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, सारे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पाषाण युग के बारे में डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड हमने 75 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है ताम्रपाषाण युग, लौह युग, दक्षिण भारत और महापाषाण युग। आज हम इन तीन टॉपिक पर बेस्ड 30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, धातुओं में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ था? धातुओं में सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ था? ऑफ कोर्स तांबे का प्रयोग हुआ था। हम ताम्रपाषाण युग पढ़ रहे हैं तो ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जब तांबे और पत्थर का साथ साथ प्रयोग हो तो उसी युग को ताम्रपाषाण युग बोला जाता है। इसको कैल्कोलिथिक कल्चर या फिर चाल्कोलिथिक कल्चर भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां कहां पाई गई हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत, सभी जगह पाई गई हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि सभी के सभी राइट हैं। इसको आप ध्यान में रख लेना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत, यहां पर ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां पाई गई हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पुरास्थल बनास घाटी कहाँ अवस्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बनास घाटी कहाँ अवस्थित है? बनास घाटी में अवस्थित होने के कारण इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं। तो बनास घाटी कहाँ अवस्थित है? ये है दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल हैं जिनकी खुदाई हुई है। एक है आहाड़ या आहार भी हो सकता है, ये कई बुक्स में इसको आहार लिखा है। दूसरा है गिलुंद। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहार कहाँ अवस्थित है या गिलुंद कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो प्लेसेस हैं जो कि ताम्र पाषाण युग से रिलेटेड हैं। इसी तरह से बनास घाटी भी किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये भी आपकी ताम्र पाषाण युग से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, किस पुरास्थल का प्राचीन नाम ताम्बवती या फिर ताम्रवती भी कहते हैं, अर्थात तांबा वाली जगह है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने डिस्कस किया दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थलों की खोज हुई है, एक है आहाड़ और एक है गिलुंद। तो आहाड़ को ही ताम्रवती बोला जाता है, ठीक है, ताम्रवती इसको बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मकान में पत्थर की चार दीवारी भी मिली है। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि आज हम घर में रहते हैं तो हमारे चारों ओर दीवार रहती है ना, तो पहले के घर ऐसे बनते थे कि चार दीवारी नहीं होती थी। तो यहाँ पर मकान में पत्थर की चार दीवारी मिली है, मतलब पत्थर की से घिरे हुए मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना आहाड़ में। इसके अलावा अगर आप बात करें गिलुंद में, तो गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पुरास्थल में मृत भांडों पर काले व लाल लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किस पुरास्थल में मृत भांडों पर काले व लाल लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई? वैसे ज्यादातर प्लेसेस में काले और लाल लेप के मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, ठीक, लेकिन एक ऐसी संस्कृति जो अलग से है और उसके ऊपर सफेद रंग का चित्र कर दिया गया, तो वो जो संस्कृति है वही क्या है? आहाड़ संस्कृति है। तो आहाड़ संस्कृति अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से इसीलिए भिन्न है क्योंकि दूसरे
केंद्रों पर तो लाल और काले लेप के मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन यहाँ पर लाल और काले लेप के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी की गई है, तो इसलिए आहार संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न, नवडाटोली ताम्रपाषाण पुरास्थल कहाँ अवस्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछली वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में बताया था। देखिए, नवडाटोली ताम्रपाषाण पुरास्थल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अभी हमने डिस्कस किया था, तो हम एक एक करके उन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हुए चले जा रहे हैं ना। ताम्रपाषाण युगीन बस्ती हमने सबसे पहले कहाँ डिस्कस की थी? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, है ना, दक्षिण पूर्वी भारत। तो अब आएगा मध्य प्रदेश का नंबर। तो मध्य प्रदेश में कौन है? नवदातोली है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये और महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन यह था कि नवदातोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो HD सांकलिया द्वारा, HD सांकलिया द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो SD सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। मध्य प्रदेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है, इंदौर के ये निकट है। यहां पर आपको इतना चीजें ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, तांबे की प्रथम कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैमाबाद, नवदातोली, अतिरमपक्कम या फिर इनाम गांव। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किए थे कि पहले हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ से प्राप्त किए गए थे? अतिरमपक्कम से, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? अतिरमपक्कम से। मद्रास में यह जगह अवस्थित है। अतिरमपक्कम, बदमदूरे और पल्लवरम, इन 3 जगहों के आप नाम याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेसेस हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादातर आ जाते हैं। तो अतिरमपक्कम से प्रथम तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व कहाँ से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम मध्य प्रदेश। अभी हम पश्चिम मध्य प्रदेश के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ की जो ताम्रपाषाणिक बस्तियां हैं। तो पश्चिम मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं? जैसे कि कायथा, मालवा, एरण, नवदाटोली। अभी हमने नवदाटोली के बारे में भी डिस्कस किया ना। तो नवदाटोली, मालवा, कायथा, एरण, ये सभी पश्चिम मध्य प्रदेश से रिलेटेड संस्कृतियां हैं जो कि ताम्रपाषाणिक युग से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कायथा संस्कृति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है ये। और यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनमें प्राक हड़प्पीय लक्षण है, मतलब हड़प्पा का प्रभाव उनमें दिखाई देता है। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी संस्कृति ताम्रयुगीन, ताम्रपाषाण युगीन हड़प्पा से रिलेटेड है। ठीक है, यह हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। अगला प्रश्न, कौन पुरास्थल या कौन सा पुरास्थल अपनी मृदभांड की उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है? उत्कृष्ट मृदभांड यानी कि सबसे बढ़िया मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? ये दोस्तों इसका राइट आंसर है मालवा। अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ताम्रपाषाणिक युग से रिलेटेड, कौन कौन से मैंने आपको बताए थे? मालवा, एरण, कायथा और नवदाटोली। तो इनमें से जो मालवा है, मालवा भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मालवा में मृदभांड काफी उत्कृष्ट शैली के मिले हैं, तो इसलिए मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न जिसकी मैं बात कर रहा था, ताम्रपाषाण युग की संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है और इसके मृदभांड में प्राक हड़प्पा के लक्षण हैं। तो कौन सी संस्कृति है वो है कायथा संस्कृति, मध्य प्रदेश की। ठीक है, इसके बाद अगला, जोरवे, नेवासा और दैमाबाद पुरास्थल कहाँ अवस्थित हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। अभी तक हम कहाँ चल रहे थे? अभी हमने इससे पहले पढ़ा था दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके बाद क्या आएगा? पश्चिम महाराष्ट्र। तो जोरवे, नेवासा और दैमाबाद पुरास्थल महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर है पश्चिम महाराष्ट्र। ओके, अगला प्रश्न, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक किस संस्कृति से संबंधित पुरास्थल हैं? अगेन दोस्तों ये आपके जोरवे संस्कृति से संबंधित पुरास्थल हैं। देखिए ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, पश्चिमी महाराष्ट्र की जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो प्रमुख पुरास्थल हैं कुछ हैं अहमदनगर जिले में, ठीक है,
और कुछ हैं पुणे में। ठीक है, अहमदनगर जिला और पुणे। अहमदनगर जिले में थे जोरवी, नेवासा और दैमाबाद। इसी तरह से पुणे जो जिला है उसमें है चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे के सारे जौरवे संस्कृति से संबंधित है। अगर हम बात करेंगे जौरवे संस्कृति तो उसमें सभी पुरस्थल आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? नेवासा, दैमाबाद, जौरवे, चंदोली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश, नासिक, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सभी पुरास्थल जौरवे संस्कृति के। और अभी तक देखा जाए तो जो सबसे बड़ा जौरवे स्थल में से जो सबसे बड़ा स्थल है वो दैमाबाद है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। तो दैमाबाद सबसे बड़ा है जो कि गोदावरी के निकट है। अगला प्रश्न, सोने के आभूषण किस संस्कृति में पाए गए हैं? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोने के आभूषण एकमात्र संस्कृति में पाए गए हैं जो है जौरवे संस्कृति। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अभी तक देखा जाए तो 200 जौरवे स्थल पाए जा चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, अब तक ज्ञात 200 जौरवे स्थल में से कौन सा सबसे बड़ा है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। कौन है इसमें सबसे बड़ा? दैमाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, दैमाबाद किसके अंतर्गत आता है? अहमदनगर के अंतर्गत। अहमदनगर जिले में ये आता है। ठीक है, 20 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और यहाँ लगभग 4000 लोग रह सकते थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से पाई गई हैं। तो दैमाबाद को आप ध्यान में रखना। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दैमाबाद मतलब कि सबसे बड़ा जौरवे स्थल कौन सा है, या फिर इसको सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। गोदावरी नदी के तट पर ये स्थित है। अगला प्रश्न, किस जौरवे संस्कृति स्थल से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो पटसन के साक्ष्य दोस्तों नेवासा से प्राप्त हुए हैं। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो नेवासा मैंने आपको पहले बताया जौरवे सांस्कृतिक स्थल है, यहाँ से पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, काफी अच्छा, ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? दैमाबाद, इनामगांव, चंदोली, नेवासा। इसका राइट आंसर है इनामगांव। इनामगांव अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, जौरवे प्लेस है ये। देखिए दोस्तों, जो इनामगांव है, इनामगांव में एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, अब अगर मिट्टी की कोई स्त्री मूर्ति मिलती है तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, है ना, इसीलिए तो उसकी मूर्ति बनाएंगे ना। तो इनामगांव में ये मूर्ति मिली है। इसके अलावा इनामगांव काफ़ी बड़ा बस्ती है ताम्रपाषाण युग की, इसको भी आपने ध्यान में रखना। यहाँ पर 100 से अधिक घर और कई सारी कब्रें पाई गई हैं और ये बस्ती किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। तो ये सारे फैक्ट्स इनामगांव के बारे में भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, वही आगे, कौन सी बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है? कौन सी बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है? कौन सी है? वो है इनामगांव। जौरवे संस्कृति में काफी इंपॉर्टेंट है, किलाबंद थी और खाई से घिरी हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण स्थल गुंगेरिया कहाँ अवस्थित है? गुंगेरिया ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों। ये आपकी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसका क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंस है गुंगेरिया की? गुंगेरिया में तांबे की सबसे बड़ी निधि पाई गई है। मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि 424 यहाँ से तांबे के औजार, हथियार, 102 चांदी के पतले पत्थर, इस टाइप के इसमें पाए गए हैं। ठीक है, तो तांबे की सबसे ज़्यादा निधि यहाँ से पाई गई है गुंगेरिया से। तो ये प्लेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी ताम्रपाषाण युग से ये रिलेटेड है। इसके बाद अगला प्रश्न, गणेश्वर नामक पुरास्थल कहाँ पर अवस्थित है? गणेश्वर नामक पुरास्थल दोस्तों राजस्थान में ये अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है और विशेष रूप से जैसे राजस्थान में खेतड़ी करके एक जगह है, खेतड़ी, वहाँ पर सीकर झुंझुनू क्षेत्र, वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। और गणेश्वर राजस्थान में खेतड़ी के ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू
नामक क्षेत्र पर है, तो वहाँ पर काफ़ी तांबे की समृद्ध खानें हैं। तो ये प्लेस भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पुरास्थल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि गणेश्वर कहाँ स्थित है। तो ये आप ध्यान में रखना कि ये खेतड़ी में जो सीकर झुंझुनू क्षेत्र है वहाँ पर ये अवस्थित है गणेश्वर, और यहाँ से तांबे के काफ़ी इम्पॉर्टेंट समृद्ध स्रोत पाए गए हैं। तो और मतलब एक पोटेंशियल है कि यहाँ पर से काफ़ी चीज़ें पाई जाएंगी। तो ये काफ़ी लेटेस्ट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, गणेश्वर। अगला प्रश्न, रंगपुर संस्कृति कहाँ से संबंधित है? रंगपुर संस्कृति कहाँ से संबंधित है? काफ़ी अच्छी ये ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी दोस्तों आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो रंगपुर संस्कृति है ये गुजरात से रिलेटेड है। तो गुजरात के तटीय क्षेत्र से ये रिलेटेड है। इसके अलावा गुजरात से रिलेटेड एक और संस्कृति है जिसका नाम है, आप ध्यान रखना, प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति, ठीक है। अब मैं बाकी का भी बता दूं, महाराष्ट्र का दैमाबाद है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। महाराष्ट्र से रिलेटेड कौन सी संस्कृति है दोस्तों? वो है जोरवे, ठीक। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान का उदयपुर, वहां से अभी हमने पढ़ा था आहाड़ संस्कृति, ठीक है। इसके अलावा चंबल नदी का क्षेत्र, चंबल नदी का क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में अभी हमने पढ़ी थी कायथा संस्कृति, ठीक। तो ऐसे करके आप इन संस्कृतियों को याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, महिषदल ताम्रपाषाण स्थल कहाँ अवस्थित है? ताम्रपाषाण स्थल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। वीरभूम जिले में पश्चिम बंगाल के ये स्थल अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसके अलावा पांडु राजा ढीवी, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट स्थल है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि वर्धमान जिले में है। तो पहले आप पश्चिम बंगाल जिले में, पश्चिम बंगाल राज्य में वीरभूम जिले में महिषदल नामक ताम्रपाषाण स्थल अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व, 2000, 500 या फिर 1100 ईस्वी पूर्व? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अब इसका अनुमान कैसे लगाया गया? हल्लूर एक जगह है, ठीक है, कर्नाटक में। इसका आप ध्यान में रखना। हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के आधार पर उनका रेडियो कार्बन विश्लेषण किया गया और उसके आधार पर उसके आधार पर पता लगाया गया कि मानव ने भारत में लोहे का प्रयोग दक्षिण भारत में 1100 ईस्वी पूर्व में किया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, हल्लूर पयमवल्ली कहाँ स्थित है? हल्लूर और पयमपल्ली ये कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, गुजरात व केरल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु। हल्लूर कर्नाटक में है और पयमपल्ली तमिलनाडु में है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। हल्लूर का जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से काफ़ी प्रमाण मिले हैं लौहयुग भारत के, लौहयुगीन भारत के। और इसी तरह से जो पयमपल्ली एक प्लेस है, ये आपकी ताम्रपाषाण युगीन बस्ती है और इसके ये है तमिलनाडु में अवस्थित, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, महापाषाण संस्कृति का आरंभ कब से माना गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, महापाषाण संस्कृति का आरंभ कब से माना गया है? 1500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 3000 या फिर 1000 ईस्वी पूर्व? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। महापाषाण का तात्पर्य उस काल से होता है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच में दफनाया जाता था, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी महापाषाण संस्कृति का मतलब आएगा तो वहाँ पर दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से रिलेटेड होगा उसका, क्योंकि ये दक्षिण भारत में ही पाई गई है, ठीक है। तो देखा जाए तो उत्तर भारत के छोटे मोटे क्षेत्रों के अलावा अगर आप छोड़ दो, विदर्भ क्षेत्र है वहीं पर इसका थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत में ही पाए गए हैं। तो इसलिए इसको दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति बोला जाता है। महापाषाण शब्द को अंग्रेजी में बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथ। तो मेगालिथ युग भी इसको बोला जाता है। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है महापाषाण काल को क्या बोला जाता है? मेगालिथ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़े बड़े पत्थर से कब्रों को
का स्मारक बनाना, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करना जब आप कब्रों के स्मारक बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न काफी अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मगिरी से भी लौहयुगीन सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो ब्रह्मगिरी का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? अब आप समझ लीजिए ब्रह्मगिरी कहाँ अवस्थित है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग जिले में। मार्टिन व्हीलर, अलेक्जेंडर री, रॉबर्ट ब्रूटफुड या फिर राखलदास बनर्जी? तो इसका राइट आंसर है मार्टिन व्हीलर के द्वारा ये करवाया गया था 1947 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये प्लेस है। ब्रह्मगिरी लौहयुगीन सभ्यता से रिलेटेड है। 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी में उत्खनन मार्टिन व्हीलर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, आदि चन्नलूर और पेरुम्बर महापाषाण स्थल कहाँ अवस्थित है? आदि चन्नलूर और पेरुम्बर ये महापाषाण स्थल कहाँ अवस्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आदि नल्लूर या आदि चन्नलूर बोलो इसको, जो भी बोलोगे, और पेरुम्बर महापाषाण स्थल ये कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, चेन्नई? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये अवस्थित है। तिरुनेलवेली जिले में ताम्रपणी नदी है, ताम्रपणी, ठीक, इस नदी के तट पर ये अवस्थित है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण स्थल का उत्खनन हुआ था यहाँ पर। किसके द्वारा करवाया गया था मैं आपको ये भी बता दूं, ये करवाया गया था अलेक्जेंडर री के द्वारा। ठीक है, अलेक्जेंडर री यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो अलेक्जेंडर री के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। 1904 और 8 के अराउंड में कराया गया था। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही करवाया गया था, 1904-8 में करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाण कब्र के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जो महापाषाण संस्कृतियां मिल रही हैं वो दक्षिण भारत से ही मिल रही हैं, और इसका उत्खनन दोस्तों करवाया गया था कर्नल मिडोर टेलर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 1851 और 1862 में 1851 और 1862 में गुलबर्गा जिला में स्थित सोरापुर, अब वैसे सोरा गलत लिखा है, ये होना चाहिए शोरापुर, ठीक, शोरापुर दोआब क्षेत्र में महापाषाण कब्र या फिर हम स्मारक भी बोल सकते हैं इनको, इसका इन्होंने उत्खनन करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न, महापाषाण युग के स्थल में जूना पानी कहाँ अवस्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, महापाषाण युग से रिलेटेड है दोस्तों। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, नागपुर में यह स्थल है। जूना पानी नागपुर के समीप है, इसको आप ध्यान में रखना। और इसके अलावा आदि नचलूर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था दक्षिण में, ये दोनों प्लेसेस से काफ़ी सारे लौह की वस्तुएं पाई गई हैं, तो महापाषाण युग से ये रिलेटेड है। इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, किस संस्कृति में अधिकांश मृतकों को आंशिक समाधान किया जाता था? आंशिक समाधान किया जाता था काफी मृतकों का। नवपाषाण, महापाषाण संस्कृति, जौरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महापाषाण संस्कृति। देखिए महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान किया जाता था। अब आंशिक समाधान क्या होता है मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में अधिकांश कब्र में वयस्कों की कुछ हड्डियों को ही दफनाया जाता था, यानी कि पूरा नहीं दफनाया जाता था, उनकी कुछ हड्डियों को ही दफनाया जाता था, तो इसलिए इसको आंशिक समाधान बोला जाता है। इसके अलावा होता है पूर्ण समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई जो आदि चन्नलूर और मास्की, ये कुछ ऐसी जगह है जहां से पूर्ण समाधान के उदाहरण मिले हैं। ठीक है, तो पूर्ण समाधान में क्या करते थे, मृतकों को पूर्व पश्चिम दिशा में रख के उनको क्या किया जाता, दफनाया जाता था। जबकि महाराष्ट्र में क्या करते थे कि भाई उत्तर दक्षिण दिशा में रख के दफनाते थे, फर्श के नीचे कलश में रख के, है ना। तो वो इस तरह से उनको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। इसके अलावा एक होता है कलश समाधान, इसको भी आप समझ लीजिए, कलश समाधान। कलश समाधान क्या होता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों में रख कर, जिनको कि कलश बोला जाता है, उनमें रख के दफनाया जाता था, जिसको कि हम कलश समाधान बोलते हैं। तो कभी आपसे पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, किस पुरास्थल में चरखे और तकलियां मिली हैं? किस पुरास्थल में चरखे और तकलियां मिली हैं? मालवा, इनामगांव, पांडु राजा ढीवी या फिर महिषदल? इसका राइट आंसर है मालवा। मालवा एक ताम्रपाषाणिक प्लेस है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था। मालवा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से चरखे और तकलियां मिली हैं। देखिए, जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो सिल्क क्रम में काफ़ी दक्ष थे और पत्थर का भी अच्छा काम करते थे। और इसके अलावा वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। तो कताई और बुनाई जानते थे, तो मालवा में जो चरखे और तकलियां मिली उससे ही पता लगता है कि वे इस काम में भी काफी निपुण थे, कताई और बुनाई के अलावा। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है, कुछ मैं चीजें आपको बता दूं, कुछ फैक्ट्स जो आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो ताम्रपाषाण के युग के लोग थे वो लिखने की कला को नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना कि अधिकांश ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का जो कार्यक्रम है या कालक्रम है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है। ठीक है, अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, तो उसमें हम चीज़ों को जानेंगे। तो उसमें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां बात की हैं उनके। ठीक है, इसके अलावा ताम्रपाषाणिक संस्कृति हमेशा ग्रामीण संस्कृति थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा ये लोग तांबे को ही सीमित मात्रा में उपलब्ध, मतलब सीमित मात्रा में यूज करना जानते थे। ये लोग तांबे में टिन को मिश्रित करना नहीं जानते थे, क्योंकि जब तांबा और टिन मिलता है तो क्या होता है? कांसा बनता है। ठीक है, जो कि ज्यादा अधिक मजबूत होता है। ठीक है, तो ये लोग तांबे और टिन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे। ठीक है, और मैंने पहले ही आपको बताया, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान भी प्रचलन में था। ठीक है, पश्चिम भारत में संपूर्ण जो समाधान है वो प्रचलन में था। ठीक है, ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके दोस्तों आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ताम्रपाषाण युग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम ये वीडियोज़ उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वो होने वाली है। ओके, गुड बाय।